प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने महत्वपूर्ण खाद्य और अखाद्य फसलों के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान, कृषि की समस्याएं और समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कृषि का योगदान पढ़ते हैं। सबसे पहले, देश की लगभग आधी आबादी 52% के लगभग कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है और अपनी आजीविका यानी रोजी रोटी के लिए कृषि पर निर्भर करती है। देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में भी कृषि का काफी योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद हमने इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अच्छे से पढ़ा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। संक्षेप में सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ समझते हैं बच्चों। एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अंतिम वस्तु क्या है, एक उदाहरण से समझते हैं बच्चों। गेहूं से आटा बनाया और आटे से बिस्किट, तो बिस्किट अंतिम वस्तु है, अर्थात ऐसी वस्तु जिसे हमने इस्तेमाल में ले ली है और उसका आगे इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो अंतिम वस्तुओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। कृषि देश के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाती है। खाद्य सामग्री का अर्थ है बच्चों खाने के लिए अनाज, फल, सब्जियां, सभी खाद्य सामग्री हमें कृषि से ही प्राप्त होती है। कृषि उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। कैसे? देखिए बच्चों, अगर हमें कपड़ा उद्योग लगाना है तो रॉ मटेरियल होगा कपास, चीनी उद्योग के लिए गन्ना, और इसी के साथ साथ हमने यह भी पढ़ा है कि मोटर गाड़ियों के टायर, नालियां, ट्यूब इत्यादि बनाने के लिए रबड़ कच्चा माल होता है और रबड़ की भी खेती की जाती है। तो कृषि उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। भारतीय कृषि का योगदान हमने देखा देश की अर्थव्यवस्था में। अब भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या हैं, किसान किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। मानसूनी वर्षा आपको बताई है, हमने पढ़ी है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वर्षा की अनिश्चितता बनी रहती है। कभी वर्षा होती है, कभी नहीं होती, कभी बहुत ज्यादा होती है जिससे भी फसलें खराब हो जाती हैं, और कभी बिल्कुल नहीं होती तो फसलें सूखी रह जाती हैं। इसी के साथ साथ बच्चों, सिंचाई के पर्याप्त साधन ना होना। सिंचाई के लिए नहरें हैं या फिर ट्यूबवेल हैं। नहरें सीमित हैं बच्चों, और ट्यूबवेल लगाना भी इतना आसान नहीं है। जो बड़े जमींदार हैं वो ट्यूबवेल लगा लेते हैं, लेकिन गरीब किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सिंचाई के साधन उपलब्ध कर सकें। इसी के साथ साथ बच्चों, अत्यधिक सिंचाई की वजह से भूमि जल स्तर भी बहुत नीचे चला गया है, तो ट्यूबवेल भी कई जगह कामयाब नहीं हो रहे। तो हमने पहला कारण देखा, समस्या देखी कि पानी की कमी है, सिंचाई की कमी है, वर्षा की अनिश्चितता है। दूसरा है भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भरता। भारतीय किसान मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरता है उसी पे निर्भर करता है, लेकिन यह उर्वरता धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि साल में कई फसलें ले ली जाती है, भूमि खाली छोड़ी नहीं जाती ताकि भूमि अपनी उपजाऊ शक्ति वापस प्राप्त कर सके। मिट्टी की उर्वरता कम होने के लिए दूसरा कारण जो जिम्मेदार है वह है मृदा अपरदन। इससे मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाती है या उड़ जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं रहती। कारण क्या है? वनों की अंधाधुंध कटाई। इंसान ने अपने स्वार्थ के चलते वनों को काट दिया है और इसकी वजह से कृषि क्षेत्र में गंभीर समस्याएं आ गई हैं। तीसरा कारण है बच्चों, जोतों का आकार छोटा होना। जोत का अर्थ होता है बच्चों कृषि योग्य भूमि। आप इस चित्र में देखिए, एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा है ये, लेकिन इसे कई भागों में बांट दिया गया है। कारण क्या है? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन के बंटवारे के कारण जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है। बहुत बड़ा टुकड़ा था, लेकिन 4-5 बच्चों में जब जमीन बट गई तो ये जोत का आकार छोटा हो गया। इससे कृषि लाभकारी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हर टुकड़े के लिए सिंचाई के साधन चाहिए,
नई नई तकनीक अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होनी चाहिए, जिसकी वजह से कृषि लाभकारी नहीं रहती। इसी के साथ साथ एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए रास्ता भी चाहिए, तो जमीन और ज्यादा टुकड़ों में बंट जाती है। कृषि पद्धति और जो उपकरण है वो पुराने हैं, लेकिन यदि कृषि तकनीक के नए उपकरण, उर्वरक और अच्छे बीज खरीदने हो तो वे काफी महंगे हैं, जो गरीब किसान के खर्चे से बाहर की बात है। इसी के साथ साथ बच्चों, ऊर्जा अर्थात बिजली, खेतों के लिए ट्यूबवेल चलने के लिए बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए ताकि किसान अपना उत्पादन मंडियों तक पहुंचा सकें, और मंडियों की भी सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है, मंडियों में कम निवेश किया जा रहा है। कृषि की समस्याएं हैं ये। और एक और समस्या है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ रही है कृषि को। प्रतिस्पर्धा क्या होती है? प्रतियोगिता। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आयातित जो उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं, जो बाहर से दूसरे देशों से जो उत्पाद भारत में आ रहे हैं, उन पर कर कम लगता है, जिसकी वजह से वे सस्ते हैं, और भारतीय किसानों को भी अपने उत्पाद उस प्रतियोगिता में ही बेचने पड़ेंगे और सस्ते दामों पर बेचने पड़ेंगे। हमने भारतीय कृषि से संबंधित समस्याएं पढ़ी। इन समस्याओं का प्रभाव देखते हैं। सबसे पहले, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कम होता जा रहा है। अगर हम 1973-74 की बात करें तो जीडीपी में कृषि का 40% योगदान था, लेकिन 2013-14 में जीडीपी में योगदान घटकर केवल 12% रह गया है। देखिए बच्चों, नीला जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र को दर्शा रहा है। इसी के साथ साथ जीडीपी में योगदान कम है, लेकिन साथ साथ रोजगार के अवसर भी कम है। इन समस्याओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार किए गए हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से हैं। प्रौद्योगिकीय अर्थात तकनीकी, और संस्थागत वे संस्थाएं जिनके माध्यम से कृषि में सुधार लाया जा सके। संस्थागत सुधार पढ़ते हैं बच्चों। पहले, जोतों की चकबंदी। चकबंदी क्या होता है बच्चों? बिखरे हुए खेतों को एक साथ मिलाना, एक जोत उनकी बना देना। पहले हमने पढ़ा कि जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है। कारण क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा। अभी हमने इसका उदाहरण देखा था। तो इस बंटवारे की वजह से कृषि में काफी समस्याएं आ गई हैं, लेकिन सरकार ने शुरू में स्वतंत्रता के बाद संस्थागत सुधार के अंतर्गत बिखरे हुए खेतों को साथ मिला दिया था, कंसोलिडेट कर दिया था। इसे ही चकबंदी कहा गया, ताकि कृषि लाभकारी हो सके। दूसरा है बच्चों सहकारिता। इसमें पूरे गांव की भूमि को सारे गांव के लोग साझी संपत्ति मानकर खेती करते हैं। किसान इनसे होने वाले लाभों को आपस में बांट लेते हैं, और सरकार की तरफ से भी आर्थिक मदद मिलती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी कृषि को महत्व दिया गया और भूमि सुधार इसका मुख्य लक्ष्य था। फसल बीमा बच्चों, प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग या बीमारी की वजह से अगर फसल खराब हो जाती है तो सरकार की ओर से मुआवजा मिलता है, आर्थिक मदद मिलती है। हम संस्थागत सुधार पढ़ रहे हैं। ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई, ताकि किसानों को अपने गांवों में ही सस्ती दरों पर ऋण मिल सके और खेती को बढ़ावा दिया जा सके। न्यूनतम सहायता मूल्य भी सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसकी वजह से किसान एक न्यूनतम मूल्य से कम पर अपनी फसल नहीं बेचेंगे, और इससे किसानों का शोषण भी कम हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड बच्चों, क्रेडिट का अर्थ होता है उधार। इसका अर्थ हुआ कि अगर किसान के खाते में पैसे नहीं हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा के साथ किसान अपने खाते से पैसे निकलवा सकते हैं। हाँ, समय सीमा के अंदर अंदर किसान को वो पैसे सरकार को वापस करने होते हैं। तो काफी मदद मिली है किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से। और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, हमने अभी ऊपर फसल बीमा योजना पढ़ी थी।
फसलों के साथ साथ अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना किसान के साथ घटती है तो सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में हमने संस्थागत सुधार पढ़े बच्चों। अब हम पढ़ते हैं प्रौद्योगिकी या तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार का अर्थ होता है कि वे सुधार जिनसे खेतों में उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर सरकार द्वारा कृषि बुलेटिन और कार्यक्रम समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं, जिनमें मौसम की जानकारी, फसलों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों की जानकारी, नई नई कृषि पद्धति, नई नई वैज्ञानिक खोजें जिनसे कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके इत्यादि किसानों के लिए प्रसारित किए जाते हैं, ताकि किसान अपना ज्ञानवर्धन करके उत्पादन बढ़ा सकें। दूसरा है हरित क्रांति। कृषि के क्षेत्र में 1970 के दशक में आई क्रांति बच्चों हरित क्रांति कहलाती है। इस क्रांति में रासायनिक उर्वरकों और उन्नतशील बीजों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया। यह कार्यक्रम बहुफसली था, अर्थात एक साल में कई फसलें ली जाने लगी, जिसमें आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई, जहां किसान कृषि संबंधी अपनी समस्याओं के बारे में हल या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार लेके आया। बच्चों, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अनुसंधान का अर्थ होता है रिसर्च, जहां विद्यार्थी कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकों से रूबरू हो सकें और देश के उत्पादन में, कृषि उत्पादन में वृद्धि में अपना योगदान दे सकें। साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई, ताकि कृषि से संबंधित पढ़ाई की जा सके। पशु चिकित्सा सेवाएं शुरू की गई, ताकि किसान अपने बीमार पशुओं का इलाज करवा सकें। पशु प्रजनन केंद्र, ताकि पशुओं की नस्ल सुधार सके और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके। बागवानी विकास, इसका उद्देश्य था कि अनाजों, दालों, तिलहन के साथ साथ सब्जियों और फलों के उत्पादन पर बल दिया गया, जिसे नई नई बागवानी तकनीकें विकसित की गई। मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में भी नई नई खोजें की गई। सरकार द्वारा किए गए प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार हमने देखे बच्चों। कृषि की समस्याएं देखी, कृषि का जीडीपी में योगदान देखा, रोजगार के अवसर कितने हैं कृषि में। आज हमने ये सब कुछ पढ़ा। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।